कहानी की शुरुआत में हम रसल नाम के एक आदमी को देखते हैं। रसल कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे शातिर चोर है और आज भी वो एक बहुत ही बड़े बैंक को लूटने जा रहा है। रसल के साथ उसके 3 साथी भी होते हैं और ये चारों वैन में बैठकर न्यूयॉर्क के एक बैंक के सामने अपनी वैन को रोकते हैं। चोरी को परफेक्टली अंजाम देने के लिए ये लोग सफाई करने वालों के सूट पहनकर बैंक में घुसते हैं ताकि लोगों को उन पर शक न हो। बैंक के अंदर मौजूद लोगों के लिए ये एक आम दिन था। वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि क्लीनर्स के सूट में छिपे लुटेरे हैं। और तभी रसल एक टॉर्च निकालकर कैमरा की तरफ टॉर्च की लाइट ऑन करता है, जिससे वो एक एक करके सभी कैमरास को बंद कर देता है। और जैसे ही सभी कैमरास बंद हो जाते हैं तभी ये लोग मास्क पहनकर अपनी अपनी गन निकाल लेते हैं और बैंक के अंदर स्मोक कर देते हैं, जिससे बैंक में हलचल मच जाती है। लेकिन ये चारों गन की नोक पर सभी लोगों को जमीन पर लिटाकर बंदी बना लेते हैं। अब बैंक का पूरा कंट्रोल इन लोगों के हाथ में था, मगर बैंक में स्मोक होने की वजह से कुछ धुआं बैंक के गेट से बाहर निकलता है, जिसे एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। और सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही बैंक के अंदर आने लगता है तभी दरवाजे से रसल उस सिक्योरिटी गार्ड पर गन तान कर कहता है कि अंदर हमने बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया है और अगर पुलिस वालों ने अंदर आने की कोशिश की तो हम अंदर मौजूद लोगों को एक एक करके मारते जाएंगे। ये कहकर रसल दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वो पुलिस वाला बाकी पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देता है कि बैंक में कुछ चोर घुस चुके हैं, इसलिए यहाँ पुलिस की एक टीम भेजी जाए। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है और कुछ ही देर में वहां पुलिस की एक बहुत ही बड़ी टीम पहुंच जाती है। ये लोग बैंक को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर बैंक के अंदर नहीं जा पाते क्योंकि चोरों की तरफ से उन्हें धमकी मिली थी कि अगर एक भी पुलिस वाला बैंक के अंदर आने की कोशिश करेगा तो हम एक एक करके अंदर मौजूद लोगों को मारते जाएंगे। वहीं हम बैंक के अंदर देखते हैं कि रसल और उसके 3 साथियों ने मिलकर बैंक के अंदर मौजूद सभी लोगों को लाइन में खड़ा किया है और एक एक करके सभी से मोबाइल फोन्स ले लेते हैं। लेकिन यहाँ जो इस बैंक का मैनेजर होता है उसका मोबाइल फोन इन्हें नहीं मिलता और जब रसल उससे पूछता है कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि मैं अपना मोबाइल फोन घर पर भूल गया हूँ, रसल उसे वार्निंग देता है कि अगर तुमने अपना मोबाइल कहीं छुपा कर रखा है तो मुझे बता दो और अगर मैंने तुम्हारा मोबाइल फोन ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम दोबारा खड़े होने के लायक नहीं रहोगे। लेकिन मैनेजर अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि आज मैं अपना मोबाइल फोन घर पर भूल गया हूँ, पर रसल को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। इसलिए रसल ने वहां पर जितने भी लोगों से मोबाइल फोन्स लिए थे, रसल उन मोबाइल फोन्स में मैनेजर का नंबर ढूंढता है और वो उस नंबर पर कॉल करता है और तभी उसका फोन रिंग होना शुरू हो जाता है जो उसने दरवाजे के पीछे फेंक दिया था। इस बात से रसल को बहुत गुस्सा आता है और रसल उस मैनेजर को एक रूम के अंदर ले जाता है और वहां उसे बुरी तरह से पीटता है। ये देखकर बाहर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सभी लोगों को ये बात समझ आ जाती है कि अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसका भी वही हाल होगा जो अभी बैंक के मैनेजर का हुआ है। वहीं हम पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव कीथ को देखते हैं। डिटेक्टिव बहुत ही ईमानदार इंसान है, लेकिन इस वक्त वह बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि कुछ दिन पहले एक स्मगलर से पकड़े गए $1.5 लाख गायब हो गए थे और इसका इल्जाम डिटेक्टिव कीथ पर लगा है। और तभी उनका सीनियर आकर डिटेक्टिव को बैंक रॉबरी के बारे में बताता है। ये सुनकर डिटेक्टिव को लगता है कि ये प्रमोशन पाने का एक अच्छा मौका है और अगर इस केस को मैंने सॉल्व कर दिया तो शायद मुझ पर से $1.5 लाख का इल्जाम भी हट जाए। इसलिए फौरन डिटेक्टिव उस बैंक के बाहर पहुंचता है। दूसरी तरफ ये खबर बैंक के ओनर को भी मिल जाती है जिसका नाम आर्थर है। आर्थर एक बहुत ही अमीर और पावरफुल इंसान था, इसलिए जब आर्थर को पता चला कि उसके बैंक में डकैती हुई है तो आर्थर को इस बात से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, जिससे हमें पता चलता है कि आर्थर को पैसों की कोई परवाह नहीं है। आर्थर ने बड़े ही आराम से अपने असिस्टेंट से पूछा कि डकैती किस ब्रांच में हुई है, जिस पर उसके असिस्टेंट ने बताया कि डकैती वॉल स्ट्रीट ब्रांच में हुई है। ये सुनकर आर्थर के चेहरे का रंग उड़ गया, जिससे हमें पता चलता है कि जरूर उस ब्रांच में कुछ ऐसा है जो आर्थर के लिए बहुत ही खास है। जिसके बाद बैंक का ओनर तुरंत एक लेडी से मिलता है। इस लेडी का नाम मैडलिन है। मैडलिन एक बहुत ही शार्प माइंड औरत है जो लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे अपना काम आसानी से करवा लेती थी और मैडलिन इस काम के पैसे चार्ज किया करती थी बैंक का ओनर आर्थर। मैडलिन से कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसने मैडलिन को बताया कि मेरे जिस बैंक में चोर घुसे हैं उस बैंक के वॉल्ट में मेरा एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स है। बॉक्स नंबर 392। उस बॉक्स में मेरा बहुत ही कीमती सामान रखा गया है।
जिसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, और मैं नहीं चाहता कि उस बॉक्स में जो रखा गया है वो किसी दूसरे के हाथ लगे। आर्थर मैडलेन से कहता है कि मैं जानता हूं तुम बहुत ही चालाक हो और तुमने कई अमीर लोगों के मुश्किल काम आसानी से सॉल्व किए हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम इस बैंक में जाओ और वहां सेफ डिपॉजिट से बॉक्स नंबर 392 में जो रखा गया है उसे बिना किसी दूसरे के हाथ लगे मेरे पास ले आओ। मैडलेन डील एक्सेप्ट करने से पहले कहती है कि इस बॉक्स में जो रखा गया है उसे तुम्हारे पास पहुंचाने के बाद मुझे तो कोई खतरा नहीं होगा, जिस पर आर्थर जवाब देता है, नहीं, इस बॉक्स में जो है वो तुम्हारे पैदा होने से भी पहले का है और इससे किसी को भी नुकसान नहीं है सिवाय मेरे। आर्थर कहता है कि अगर वो चीजें दुनिया के सामने आ गईं तो मुझे दुनिया के सवालों का सामना करना पड़ेगा, जिसे सुनकर मैडलेन समझ जाती है कि आर्थर ने जरूर कई साल पहले कुछ लोगों के साथ गलत किया है। दूसरी तरफ हम बैंक के अंदर का सीन देखते हैं जहां ये चारों रॉबर्स प्लान के मुताबिक अपने काम पर लगे होते हैं। इन रॉबर्स में से एक लड़की भी होती है और ये एक दूसरे को स्टीव, स्टीवी और स्टीवो के नाम से बुलाते हैं ताकि उनका असली नाम किसी को न पता चल सके। अब यहाँ ये रॉबर्स जेंट्स को अलग और लेडीज को अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं, जिसके बाद रसल सभी लोगों को कपड़े उतारने के लिए कहता है और सभी को एक जैसे कपड़े देकर कहता है कि इन्हें जल्दी से पहन लो। साथ ही रसल इन सभी लोगों को मास्क भी देता है और उसके बाद ये चारों रॉबर्स भी उन लोगों की तरह सेम कपड़े पहन लेते हैं। अब बैंक के अंदर सभी लोगों के एक जैसे कपड़े थे। रसल ऐसा इसीलिए करता है कि अगर अंदर पुलिस आई तो पुलिस कंफ्यूज हो जाए कि कौन चोर है और कौन आम इंसान। इसके बाद रसल अपने साथियों के साथ काम पर लग जाता है और एक स्टोर रूम में जाते हैं और स्टोर रूम को देखकर रसल कहता है कि यह जगह बिल्कुल परफेक्ट है। रसल के ऐसा कहने से हमें पता चलता है कि शायद उसे एक ऐसी ही जगह की तलाश थी। जिसके बाद ये लोग वहां खुदाई करना शुरू कर देते हैं। वहीं बाहर डिटेक्टिव चोरों को पकड़ने के काम पर लग जाता है और वह कंट्रोल रूम से बैंक के सीसीटीवी चेक करने लगता है, लेकिन रॉबर्स ने बैंक के सभी कैमरास बंद कर दिए होते हैं, जिससे डिटेक्टिव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बैंक के अंदर क्या चल रहा है। और तभी रॉबर्स बैंक के अंदर से एक आदमी को बाहर छोड़ देते हैं। ये आदमी इसी बैंक में काम करता है जिसके हाथ बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी थी और गले में एक सूटकेस लटका हुआ था। पुलिस जब उसकी आंखों से पट्टी हटाते हैं तो उसकी लंबी दाढ़ी होती है, जिसे देखकर पुलिस डर जाते हैं और उस आदमी से पुलिस पूछते हैं कि इस सूटकेस में बॉम्ब तो नहीं, जिस पर वह आदमी जवाब देता है नहीं। जिसके बाद पुलिस उसके गले से सूटकेस उतारकर उसे खोलते हैं। सूटकेस को खोलते ही पुलिस को पता चलता है कि उसमें एक मैसेज लिखा है। मैसेज लिखा होता है कि रात के 9 बजे तक हमें 2 बसेस और एक जेट प्लेन चाहिए, जिसमें पायलट भी होना चाहिए और टैंक पूरी तरह से भरा होना चाहिए। और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो 9 बजे के बाद हर एक घंटे में हम एक आदमी को कैमरा के सामने मार देंगे, जिसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। तभी हम बैंक के अंदर देखते हैं कि बेसमेंट में जितने भी बंदी होते हैं उन सबको एक कमरे में बंद किया होता है। यहीं पर इन हॉस्टेजेस में एक लड़का होता है और वह लड़का अपना मास्क निकाल लेता है। वो कहता है कि इस मास्क में मेरा दम घुट रहा है, इसलिए इस मास्क को पहनकर मरने से अच्छा है कि मैं गोली से मर जाऊं। इन सब ने हमें एक जैसे कपड़े इसलिए पहनाए कि अगर पुलिस अंदर आ गई तो वो उनकी जगह हमें मार दे। इसके बाद वो लड़का शोर करना शुरू कर देता है। हालांकि सब उसे मना करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रहा होता। शोर की आवाज सुनकर रसल वहां पर आ जाता है और वो इस लड़के को खींचकर दूसरे कमरे में ले जाता है और वहां पर उसे बहुत मारता है। बाहर कंट्रोल रूम में डिटेक्टिव बहुत ज्यादा परेशान बैठा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि इन रॉबर्स को कैसे पकड़ा जाए। और तभी रसल पुलिस को एक मैसेज भेजता है जिसमें लिखा होता है कि अंदर जितने भी लोग हैं वो सब के सब भूखे हैं, उनके लिए खाना भेजो। ये पढ़कर डिटेक्टिव खुश हो जाता है और डिटेक्टिव के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना खाने के साथ एक माइक्रोचिप छुपाकर अंदर भेजी जाए, जिससे हम उनकी बातें सुन पाएंगे। डिटेक्टिव तय करता है कि हम उन सब के लिए पिज्जा भेजेंगे और पिज्जा बॉक्स में ट्रांसमीटर भी फिट कर देंगे ताकि हम उनकी बातें सुन सकें। और पिज्जा डिटेक्टिव इसलिए डिसाइड करता है क्योंकि पिज्जा खाने के लिए उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और जब वो इकट्ठा होंगे तो हम उनकी बातें आराम से सुन पाएंगे। और इसके बाद पुलिस अंदर पिज्जा भेजवाती है। पिज्जा भेजवाने के बाद डिटेक्टिव और उसके साथी हेडफोन्स लगाकर कंट्रोल रूम में बैठ जाते हैं और उन रॉबर्स की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए बेताब हो रहे होते हैं। और तभी उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाई देने लगती है, लेकिन उन्हें रॉबर्स की बातें समझ नहीं आती क्योंकि रॉबर्स एक अलग लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं और पुलिस को यह पता ही नहीं होता कि यह कौन सी लैंग्वेज है। अब जब इन लोगों को यह लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती तब डिटेक्टिव डिसाइड करता है कि वह इस लैंग्वेज को पहचानने के लिए बाहर मौजूद लोगों की मदद लेगा। जिसके बाद इस रिकॉर्डिंग को स्पीकर पर ऑन किया जाता है। तब क्राउड में एक औरत